गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैंने तीनों टाइम के लिए आपको विश कर दिया बिकॉज मुझे नहीं पता आप किस वक्त वीडियो देख रहे हैं। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और मैं जेई नीट कोच हूँ। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 हमने पहले बनाया है, उसमें हमने काइनेमेटिक्स का बेसिक बातें, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था और एवरेज स्पीड पे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए थे। इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप अग्रणी एडुसर्व के इस चैनल पे हैं और इस चैनल पे आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट 11th-12th पढ़ाया जाएगा और अप टू जेई और नीट लेवल पे पढ़ाया जाएगा। चाहे जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, हर तरह से आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहाँ पे जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा उसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और यहाँ पढ़ने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको डाउट होता है तो नीचे अग्रणी एडुसर्व का डिस्क्रिप्शन दे दिया है मैंने, वहाँ पर जा करके आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, उस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी टॉपिक है और इस टॉपिक को हम दो और नाम से जानते हैं। एक है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड, इसी को बोलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। हमें यहाँ पे मेनली फोकस यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे करना है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। जो यूनिफॉर्म वर्ड है, इस यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखो बेटा, वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपको उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रखना है और आपको उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रखना है। दोनों कांस्टेंट होगा तभी वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो पाएगा। तो इस केस में जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कही गई है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंज इनमें से नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट, राइट, दोनों कांस्टेंट रहेगा। अब बात यहाँ पे ये है कि ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्टडी कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन है इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, then the object is said to be in uniform motion या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो। तो डेफिनेशन से क्लियर है। डेफिनेशन है इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ से कोई कार चलना शुरू की, यहाँ पहुँची, इसमें हमने बीच में 1 2 3 पॉइंट्स बना दिए और नाम रख दे रहे हैं A B C D और ये है E। यहाँ से कोई कार चलना शुरू की है और ऐसे मूव कर रही है। तो इक्वल डिस्टेंस कवर करना है इन इक्वल टाइम। तो मान लो A से B तक उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया और A से B जाने में उसको 1 सेकेंड लगा। तो B से C भी जाएगा तो 5 मीटर ही कवर करेगा, 1 सेकेंड ही लगेगा।
C से D में भी 5 मीटर कवर करेगा 1 सेकेंड लगेगा, D से E में भी 5 मीटर कवर करेगा 1 सेकेंड लगेगा, राइट। यहाँ पे चेक करना, अगर हम इस केस में वेलोसिटी की बात करें v1, तो दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 5/1 इज 5 मीटर पर सेकेंड। इस केस में बात करें तो v2 विल बी अगेन 5/1 इज 5 मीटर पर सेकेंड। इस केस में बात करें तो अगेन v3 विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। देखना v1 5, v2 भी 5, v3 भी 5, तीनों कांस्टेंट है। तो जब तीनों कांस्टेंट रहेंगे तो हमें यहाँ पे दिख गया कि ये कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा, तो इस तरह की वेलोसिटी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 और तीनों हैं कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी देखना v2 माइनस v1 करेंगे अगर हम, तो v2 माइनस v1 अपॉन इस केस में टाइम मान लो t लगा तो ये तो 0 होगा, जितना v2 है उतना ही v1 है, दोनों की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 5 इज 0। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन 0 होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी सा टॉपिक है। रब करके आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहेगा, दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर गाड़ी ऐसे चल रही है आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रही, फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा बच्चों, उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लिखिए, आप यहाँ पे इतना लिख दो कि वेलोसिटी चेंजेस, अब कांस्टेंट नहीं रहा। इसका डेफिनेशन अगर हम लिखें तो डेफिनेशन होगा, वो सारी बातें लिख लेना। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि v1 इज नॉट इक्वल टू v2 इज नॉट इक्वल टू v3। तो अगर ऐसा केस होगा बच्चों तो हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन यूनिफॉर्म के केस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, क्योंकि v1 v2 बराबर नहीं है। तो अगर आप v2 में से v1 को घटाएंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आ जाएगी, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने स्टडी किया था, या यूनिफॉर्म मोशन में जो स्टडी किया था, उसका जस्ट रिवर्स नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। आई होप आपको क्लियर है। इसको मिटा करके अब हम एक्सेलरेशन देखते हैं। आपने 9th क्लास में 8th क्लास में बहुत अच्छे से एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बच्चों हमें ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे चेंज हो रही है। किसी एक सेकंड में ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और किसी दूसरे सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड हो गई, किसी तीसरे में 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी उसका चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज होगा तो उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे।
अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको एक्सेलरेटेड मोशन नाम देंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो डी एक्सेलरेटेड मोशन नाम देंगे। तो जो एक्सेलरेशन टर्म है वो बेसिकली वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज को बताता है, कैसे चेंज हो रहा है। तो हम डिफाइन करेंगे, ये एक्सेलरेशन को हम ए से, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे लिखते हैं। यहाँ से एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बातें कर लेंगे हम लोग। पहली बात, ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर हम चेक करेंगे तो डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल का जो डायरेक्शन होगा, वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। दूसरी बात, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? तो यूनिट होगा, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, उसमें सेकंड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसका डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इज इक्वल टू, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बेटा, मीटर के लिए लेंथ आएगा और सेकंड स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर आएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे LT माइनस 2, ये इसका डायमेंशन होता है। ठीक है, जो हम एक्सेलरेशन को स्टडी करते हैं बच्चों, वो ऐसे करते हैं, एक्सेलरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा बच्चों, वो इंटायर जर्नी के लिए होगा। तो एक्सेलरेशन एवरेज को हम लिखेंगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, जो हमने ऊपर लिखा है वो वही हो गया। ये एवरेज एक्सेलरेशन है। यानी कि आपने सपोज 20 सेकंड के लिए गाड़ी चलाया, तो 20 सेकंड इंटायर जर्नी में एक्सेलरेशन कितना है उसके लिए एवरेज वर्ड यूज़ करना है। लेकिन मैंने कहा आपको कि 20 छोड़ो, आप 0 से लेकर के 20 के बीच में 10th सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना है, तो किसी पार्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, तो उस केस में जो हम एक्सेलरेशन को बोलेंगे वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे वो हम बोलेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब समय का चेंज बहुत छोटे से टाइम के लिए हुआ है, लगभग 0 के बराबर है। तो इस केस में एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। ये ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी का जो फंक्शन होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन होगा, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हम अभी इसको काफ़ी डीप में स्टडी करेंगे। इतना कॉपी कर लीजिए आप। यहाँ पे एक और चीज़ देखना, ये हमने एक्सेलरेशन को एवरेज और इंस्टेंटेनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक्सेलरेशन को और किसी दूसरी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से दो और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे देखना, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा वो तब होगा जब द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा और इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। लेकिन जो नेगेटिव आ रहा है उस केस में देखना, इस केस में हम बोलेंगे द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
वेलोसिटी। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम नेगेटिव बोलते हैं और इसका एक नाम भी होता है रिटार्डेशन। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हैं, कॉपी कर लीजिए पूरा। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो हमने एक बॉल लिया और उस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। तो आपको पता है फ्री फॉल का केस होता है और फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी लगता है वो डाउनवर्ड लगता है। हमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो रिटार्डेशन का काम होता है। वही ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से ड्रॉप कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट आएगा नीचे, और जब नीचे आएगा ऑब्जेक्ट तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन भी होगा डाउनवर्ड। तो उस केस में वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा, तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। अगर आपसे कोई पूछे फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो यहां से बता देना। वेलोसिटी अपॉन टाइम, आप वेलोसिटी अपॉन टाइम को मीटर पर सेकंड बोलते हो, अपॉन सेकंड है, यानी कि एक्सेलरेशन सिर्फ इतना बताता है कि एक सेकंड में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ। जैसे एक एग्जांपल देखना, एग्जांपल जो हम g यूज करते हैं बच्चों, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, ऐसे भी तोड़ करके लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 से इंक्रीज हो रहा है। हर एक सेकंड में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 से इंक्रीज हो रहा है, और अगर नेगेटिव हुआ तो डिक्रीज हो रहा है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है एक्सेलरेशन का। इसको कॉपी कर लीजिए। आगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चेक करते हैं। जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखा था, वेलोसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म के केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में देखना है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म जब होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है बच्चों, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो देखना जरा, जैसे हमने डेफिनेशन लिखा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, वैसे ही इसका भी एक डेफिनेशन लिखेंगे। इक्वल इंक्रीमेंट और decrement of velocity in equal interval of time represent uniform acceleration। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड। तो अगर पर सेकंड वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करते जा रहा है तो उस केस में बोलेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर पर सेकंड इक्वल अमाउंट में डिक्रीज भी कर रहा है तो भी हम बोलेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जैसे इसका एग्जांपल, यहाँ छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया है। तो जब ड्रॉप करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल करना शुरू करेगा, ऐसे मूव करना शुरू करेगा और यहाँ तक आया। तो इस केस में ये रहा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ड्रॉप हुआ है, मतलब इसकी स्पीड u इज इक्वल टू है 0 इनिशियली। जब वो यहाँ पर आया तो उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में बढ़ गई।
फिर जब यहाँ से अगले 1 सेकेंड में आया तो जब उसको अगला 1 सेकेंड लगा तो यहाँ आकर के 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। उसके अगले 1 सेकेंड में उसकी स्पीड बढ़ करके 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। और उसके अगले 1 सेकेंड में जस्ट अबाउट टू हिट है, उस केस में अगले 1 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। देखना, हर एक सेकेंड में वेलोसिटी का इक्वल मैग्नीट्यूड से इंक्रीमेंट हो रहा है, 10, 20, 30, 40 ऐसे। और एक्सेलरेशन है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखी है तो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा या यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वली इंक्रीज होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, वो भी एग्जाम्पल आपका सही है, या यहाँ चाहो तो एक और डायग्राम मैं आपको बना रहा हूँ, उससे भी आप नोट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 नाम रख देना A B C D E। कोई गाड़ी है जो A से चलना शुरू किया तो U इज इक्वल टू 0 होगा इनिशियली। यहाँ से एक कार, अपना मस्त BMW कार यहाँ से चलना शुरू किया, इनिशियली U इज इक्वल टू 0 होगा। 1 सेकेंड कवर करने पे मान लो यहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड। ऐसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन चेक करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन दिस टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी है 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 0 अपॉन टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। तो दिस विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही इस केस में A2 चेक करो तो 20 माइनस 10 होगा। फाइनल वेलोसिटी है 20, इनिशियल वेलोसिटी है 10। हम यहाँ B से C के बीच का चेक कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 माइनस 10 अपॉन टाइम लगा 1 सेकेंड। तो ये अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इस केस में चेक करो तो A3 इज इक्वल टू 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 अपॉन टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। 1 अगेन कितना आ गया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करना A1 10, A2 भी 10, A3 भी 10 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए एक और बात ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। जब दोनों को कांस्टेंट रहना है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि इस केस में देखना, बॉल को आपने ड्रॉप कर दिया, बॉल नीचे आ रहा है, तो जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो डाउनवर्ड से अपवर्ड नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेम फिक्स्ड कांस्टेंट रहना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा कॉपी कर लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। अब एक छोटा सा टॉपिक इसी में है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसको चेक कर लेते हैं। टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखना बेटा, इसमें पहले ए पॉइंट पर कार की स्पीड थी 0, बी पॉइंट पे मान लो 10 सेकेंड हुई। जब सी पॉइंट पे हुई तो अब 20 ना हो करके मान लो 30 हो गई। और जब डी पॉइंट पे हुई तो मान लो घट करके 10 हो गई। ई पॉइंट पर बढ़ करके 40 हो गई। इस तरीके से हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अचानक हो रहा है, 1 सेकेंड में ही ऐसा हो रहा है। तो इस केस में देखिए, यहाँ पे हम बोलेंगे जो A1 होगा वो 10 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लगा 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो A2 होगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू 30 माइनस 10 और 30 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना लगा 1।
सो दिस विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पहले A1 है 10 और A2 हो गया 20। यहाँ पे A3 चेक कर लेते हैं। A3 इज इक्वल टू फाइनल है 10 माइनस इनिशियल है 30/1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 20 मीटर, सॉरी ये 10 है और ये 30 है, तो 10 30, हाँ ठीक है, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो अब प्लस माइनस भी आ गया, यानी कि डायरेक्शन उसकी रिवर्स होगी। मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इस केस में A1 A2 A3 सेम नहीं है। A1 इज नॉट इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू A3, तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अनइक्वल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये नोट कर लीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म में इतना काफ़ी है। जो चीज़ें मैंने आपको बेसिक यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसको अच्छे से कॉपी कीजिए। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं। अब जो हमें स्टार्ट करना है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी काफ़ी डीप में पढ़ना है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी काफ़ी डीप में पढ़ना है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला थोड़ा छोटा सा पोर्शन होगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मोशन अंडर ग्रेविटी आ जाएगा और जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी आ जाएगा, जो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है और उसके जैसे और इक्वेशंस पढ़े हैं उनकी स्टडी भी आ जाएगी, उनका भी प्रूफ करेंगे हम लोग, उन पे भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा चलेगा, बड़ा वीडियो भी बनेगा उस पर। तो हम पहले इसी लेक्चर में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निपटा देते हैं, इसको कॉपी कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं और उसका नाम है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें देखिए, इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। तो जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, क्लियर नहीं है, वो पहले यूट्यूब पे जाएं और टाइप करें डिफरेंशिएशन बाय निशांत कुमार सर या इंटीग्रेशन बाय निशांत कुमार सर या अग्रणी एडुसर्व, और वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें हम लोग को यूज़ करना है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये टॉपिक है, इसमें हम यूज कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन काइनेमेटिक्स, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। मान लो फर्स्ट नंबर में आप ऐसे अज्यूम करके चलो कि अगर हमें वेलोसिटी लिखना होगा तो हम सबको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज इन पोजीशन लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी को हम चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। लेकिन एवरेज वेलोसिटी अलग होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग होता है। एवरेज एक्सेलरेशन अलग होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलग होगा। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा dx अपॉन dt। यहाँ से अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और dx इज इक्वल टू v dt, और ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना हो तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt। अगर वेलोसिटी गिवन हो और पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा
तो हम इंटीग्रेट करेंगे dx इज इक्वल टू वी डी टी। ऐसे ही थर्ड नंबर में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन निकालना हो और वेलोसिटी गिवन होगा तो डी वी अपॉन डी टी कर देंगे। वेलोसिटी निकालना हो, एक्सेलरेशन गिवन होगा तो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी कर देंगे। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक और केस होता है 5th नंबर में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स भी होता है। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो तो एक्सेलरेशन के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन हो तो एक्सेलरेशन के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। इस पूरे यहाँ पे जितने भी हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे उसमें इन बातों को ध्यान रखना है। पहला एग्जाम्पल है, मान लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल गिवन है, x इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देखना बेटा, एट की बात किया है, एट मतलब 1 सेकेंड पर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात किया है, एवरेज एक्सेलरेशन नहीं निकालना है। चलिए, हमें पोजीशन गिवन है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होगा। दिस विल बी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 14t प्लस 5। डिफ्रेंशिएशन आपको पता है ना, d अपॉन डी टी ऑफ 3t स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3t क्यूब है, सॉरी, यहाँ पे 3 आ जाएगा बाहर, और जो 3t है t के पावर 3 - 1 हो जाएगा, तो 9t स्क्वायर हो जाएगा। वही चीज़ हमने लिखा है 9t स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन ये रहा, ये वेलोसिटी आ गया बच्चों। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। दिस विल बी इक्वल टू, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 18t प्लस 14, और सिर्फ 5 है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0, तभी यहाँ पे हमने 8 को छोड़ दिया था। 8 का डिफ्रेंशिएशन 0, किसी मैथमेटिकल डिजिट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ये एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन हमें एक्सेलरेशन चाहिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो t की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 18 प्लस 14 बराबर 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। ये बेसिक चीज़ें थी, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी। अब थोड़ा अच्छे लेवल की क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है t इज इक्वल टू √x प्लस 3 सेकेंड, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। चलिए ट्राई करते हैं। वेलोसिटी 0 होने पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो चेक करते हैं। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, √x इज इक्वल टू t - 3, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो x इज इक्वल टू t - 3 का होल स्क्वायर होगा, और हमें मिलेगा t स्क्वायर प्लस 9 - 6t, ये मिलेगा। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × 3 × t होगा, तो 60 हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब कह रहा है डिस्प्लेसमेंट तब बताओ जब वेलोसिटी 0 हो। तो चेक कर लेते हैं, व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि
डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स के जगह पे ये पूरा टर्म पुट करना है हमें, तो टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t इज इक्वल टू 0। यहाँ से चेक करना जरा टी की वैल्यू कितनी आ रही है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 2t और माइनस यहाँ मिल जाएगा 6, यानी कि 2t इज इक्वल टू 6 होगा, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आया। तो 3 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब चेक करते हैं 3 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ गया है। तो टाइम t इज इक्वल टू 3 पर हमें पोजीशन चाहिए, तो इसको यहाँ पुट कर दो, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी x इज इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, माई गॉड ये तो 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू 0। टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन 0 है, यानी कि पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से चलना शुरू किया और 3 सेकेंड पे चल करके वापस अपने पोजीशन पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है वो 0 आ गया। इसको कॉपी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कह रहा है पोजीशन x इज इक्वल टू दिस, पोजीशन x इज इक्वल टू 80 क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT प्लस D है, where a is equal to 1, b is equal to 4, c is equal to -2 and d is equal to 5। ये a b c d कॉन्स्टेंट्स हैं और x is equal to पोजीशन है। पोजीशन हमें मीटर में गिवन है। तो कह रहा है फाइंड, एक नंबर में डायमेंशन ऑफ a b c and d, दूसरे नंबर में द वेलोसिटी एट टाइम t is equal to 4 सेकेंड, थर्ड नंबर में द एक्सेलरेशन एट t is equal to 4 सेकेंड, फोर्थ नंबर में एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t is equal to 0 to 4 सेकेंड, फिफ्थ नंबर में एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 टू 4 सेकेंड। वीडियो को पॉज कीजिए, जरा ट्राई कीजिए अपने से। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। इसको सॉल्व करते हैं। अब डायमेंशन निकालना है a b c एंड d का। चलिए यहाँ निकालते हैं हम एक नंबर में। देख बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इसका डायमेंशन और इसका बराबर होना चाहिए, वही इसका भी होना चाहिए, वही इसका भी होना चाहिए, वही इसका भी होना चाहिए। तो अगर हम चेक करें तो 80 क्यूब का डायमेंशन x के बराबर होना चाहिए, तो 80 क्यूब का डायमेंशन बराबर होना चाहिए x के डायमेंशन के। तो a और t क्यूब के जगह पे t3, t स्टैंड फॉर टाइम, दिस इज इक्वल टू x। डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, सॉरी पोजीशन है, पोजीशन की जगह पे l आएगा। तो यहाँ पे हमें a का डायमेंशन मिल गया LT-3। ऐसे ही b का डायमेंशन निकालेंगे BT स्क्वायर, तो BT स्क्वायर का डायमेंशन बराबर होना चाहिए x के डायमेंशन के, x के डायमेंशन के। तो b, t स्टैंड्स फॉर टाइम, t स्क्वायर इज इक्वल टू x का डायमेंशन होगा l। तो यहाँ से हमें b का डायमेंशन मिल गया बच्चों LT-2। ऐसे ही अब हम c का भी निकालेंगे। c इंटू टी गिवन है, तो सी टी का डायमेंशन x के बराबर होना चाहिए, तो c इंटू टी का डायमेंशन बराबर होना चाहिए x के डायमेंशन के। तो जो c का डायमेंशन होगा वो हमें LT-1 मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट चेक कर लेना d का डायमेंशन मेरे बच्चे जानते हैं x के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो जो d का डायमेंशन होगा वो सिंपल l हो जाएगा। चेक करना है, a का डायमेंशन LT-3, b का LT-2, c का LT-1 और d का सिर्फ l। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर, द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। बच्चों ये हमें पोजीशन गिवन है और अगर वेलोसिटी चाहिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt करना होगा। दिस विल बी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। ये होगा 3at स्क्वायर, ये होगा 2bt और ये c। तो 3at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c और d का
डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ये वेलोसिटी मिल गया। अब हमें वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर चाहिए, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू कितने बच्चे, ए की वैल्यू 1 गिवन है, तो 1 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी गिवन है 4 इंटू टी की वैल्यू 4 प्लस इस सी की वैल्यू कितने हैं -2, तो -2 डाल देंगे। दिस विल बी इक्वल टू 16 तियाँ 48 48 प्लस 32 -2 78 मीटर पर सेकेंड आ गया। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज 78 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक्सेलरेशन निकालेंगे एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी यहाँ गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार, डिफ्रेंशिएशन हमें मिलेगा 6at प्लस 2b, दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 1, टी की वैल्यू है 4 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4, सो दिस विल बी इक्वल टू 6 चौका 24 और प्लस 8 बराबर 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर है, इतना कॉपी कीजिएगा। मैं इधर मिटा करके 4th और 5th नंबर सॉल्व करूंगा। किसी बच्चे से अगर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो इनको कॉपी कीजिए, कॉपी करके चेक कीजिए आपने क्या मिस्टेक्स किया था या क्या ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आप नहीं पकड़ पा रहे थे, सॉल्व कीजिए। और इतना कॉपी करने के बाद वीडियो को पॉज करके 4th नंबर 5th नंबर अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमें चाहिए बच्चों एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 टू 4 सेकेंड। 4th नंबर में एवरेज वेलोसिटी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखना बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 निकालेंगे और पोजीशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड निकालेंगे, तभी हमें डिस्प्लेसमेंट मिल पाएगा। तो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 चेक करो, जब t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ d बच गया और d की वैल्यू कितनी है 5, तो x एट t इज इक्वल टू 0 इज 5 मीटर, x एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज इक्वल टू, इसमें पुट करना है तो 80 क्यूब प्लस bt स्क्वायर प्लस ct प्लस d, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। a के जगह पे 1 पुट करो तो 1 इंटू टी क्यूब है तो 4 का क्यूब पुट करो तो 64 प्लस bt स्क्वायर है, b के जगह पे 4 इंटू टी स्क्वायर मतलब 16 प्लस ct, c की वैल्यू कितनी है बच्चे -2, तो -2 इंटू टी के जगह पे 4 पुट करना है तो 4 और प्लस d के जगह पे गिवन है 5, तो प्लस का 5 कितना आएगा 64 और 64 128 और प्लस 5 133 और में से 8 घट जाएगा तो 123 में से 8 करेगा 125 मीटर आ गया, यानी कि x एट 4 सेकेंड इज इक्वल टू 125 मीटर। ओके ऑलराइट, ये सब दिख रहा है ना, हाँ यहीं पे नीचे ही हो जाएगा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x एट 4 सेकेंड माइनस x एट 0, दिस विल बी इक्वल टू 125 माइनस x एट 0 है 5,
5, दिस इज इक्वल टू 120 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मेरे बच्चे जानते हैं डिस्प्लेसमेंट 125 आ गया और टाइम गिवन है 4। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 120 अपॉन 4 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, 5th नंबर। एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 to 4 सेकेंड। ये वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए, सॉल्व हो जाना चाहिए ये, और हो भी जाएगा। 5th नंबर, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर्मूला, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। यही होगा और क्या होगा। जैसे एवरेज एक्सेलरेशन में लिखा है ना, सॉरी एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। वैसे ही इस केस में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, दिस विल बी इक्वल टू। अब वेलोसिटी निकालना है मेरे बच्चे। मैं वेलोसिटी कोशिश कर रहा हूँ इतनी दूर में हो जाए। यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c होगा। ये हमें वेलोसिटी मिल गया। अब देखना, मैं इसको मिटा रहा हूँ नीचे वाले को। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो c बचेगा और c की वैल्यू -2 है, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा, इसको डब्बे में बंद करो। एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज इक्वल टू, इस केस में t के जगह पे 4 पुट कर देना, इस केस में भी t के जगह पे 4 पुट कर देना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 3 a की वैल्यू है 1 इंटू टी स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 2bt 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है जी 4 है, 4 और t की वैल्यू 4 है, प्लस c और c की वैल्यू -2 है। दिस विल बी इक्वल टू 16 3 48 48 और प्लस 16 दूना 32 32 -2, ये 30 हो जाएगा और ये मिल जाएगा आपको 78 मीटर पर सेकंड। अब इस केस में यहाँ पुट करेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी है 78 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना बच्चे 2, और यहाँ पे 2 के जगह पे -2 है तो -2 डाल देंगे, और टाइम कितना है फाइनल 4 इनिशियल 0, तो ये हो जाएगा 80/4 और 80/4 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आंसर। आई होप आपने पूरा फंडामेंटल समझ गया होगा। ये बहुत अच्छा HCV का क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लीजिए पूरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है an object moves along x axis such that its position varies with time according to the relation x is equal to 50t minus 5t square, where x is in meter and t is in second. Find displacement and distance traveled in time t is equal to 0 to 6 सेकेंड। चलिए, तो x at 0 to 6 बोला हुआ है, तो x at 6 सेकेंड माइनस x at 0 सेकेंड निकाल देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू x at 6 सेकेंड पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो 50 इंटू 6 माइनस x, ये 5 इंटू 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 180 इज इक्वल टू 120 मीटर हुआ। ये आपका 120 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 120 मीटर। देखना बेटा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल तब होते हैं जब मोशन सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में होता है, कहीं कोई टर्निंग नहीं होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे चलते 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 यहाँ गया और वहाँ से टर्न हो गया,
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो टर्निंग टर्न बैक होगा, तो यहाँ से चलेगा ऐसे जाएगा और टर्न बैक हुआ। टर्न बैक होने के लिए जिस पॉइंट से वो टर्न हो रहा है उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं 0 to 6 सेकंड के बीच में क्या इसकी वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ये 0 डाल दिया। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 50 माइनस 10t इज इक्वल टू 0। माई गॉड, यहाँ से टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आ गया। ये 5 सेकेंड पर टर्न हुआ है, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में इक्वल नहीं है। 5 सेकेंड पर टर्न हो गया। एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि 5 सेकेंड में गाड़ी कहाँ गई है। तो x at 5 सेकेंड, x at 5 सेकेंड इज इक्वल टू, इसमें डाल देना, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 5 इंटू 25 इज इक्वल टू 300 माइनस ये 5 के स्क्वायर किया 25 तो 125 आ गया। दिस विल बी इक्वल टू 125, 50 इंटू ये हो जाएगा 250, सॉरी 250, तो 250 माइनस 125 इज इक्वल टू 125 मीटर, यानी कि x at 5 सेकेंड इज इक्वल टू हमें मिला 125 मीटर। बच्चों यहाँ पे 6 सेकेंड में 120 मीटर गया है और 5 सेकेंड में 125 मीटर गया है। इसका मतलब समझ जाओ, समय ज़्यादा लगा और डिस्टेंस कम हो गया। ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हुआ कि कार यहाँ से चलना शुरू की, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक यहाँ गई और देन उसके बाद 1 सेकेंड के लिए टर्न बैक हुई है। आई होप आप समझ गए। तो टर्न बैक हुई है तो अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कुछ और होगा। जो टर्न बैक होकर जहाँ पे पहुँच गई वहाँ से लेकर के इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगा, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन यहाँ से चलना शुरू की, जहाँ पे रुकी और जहाँ पे टर्न होकर के वापस रुक गई, टोटल लेंथ को मेज़र करेंगे तो वो हमारा डिस्टेंस होगा। यानी कि अगर हम डायग्राम बनाएं तो इस पॉइंट से कार, एक कार है ये छोटा सा हमारा कार, ये यहाँ से चलना शुरू करेगी, ऐसे जाएगी, इस पॉइंट तक जाएगी एंड देन यहाँ से वापस टर्न बैक होगी और 1 सेकेंड के लिए टर्न बैक हुई है तो टर्न बैक होकर के यहाँ पे आ गई। ये जो टोटल लेंथ है बच्चों, ये टोटल लेंथ 125 मीटर है और ये 1 सेकेंड के लिए टर्न हुई है तो कितना हुई है? तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 120 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर के ये 120 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई और ये यहाँ पे टर्न होकर के आई है, तो ये 5 मीटर बचा। अब यहाँ पे लिखना है आपको जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ये टोटल 125 और ये 5 130 130 मीटर और जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 125 मीटर आंसर। आई होप ये क्लियर है। ज़रा वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए पूरा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो समझ जाना किसी एक जगह पे कार टर्न हुई है। अगर टर्न नहीं हुई है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस केस में इक्वल रहेगा। ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है 2 buses P and Q start from a point at the same time and move in a straight line and their positions are represented by position of P as a function of time is equal to alpha t plus beta t square and position of Q as a function of time is equal to ft minus t square। तो कह रहा है at what time both the buses have same velocity। बहुत इजी है, बहुत इजी। ये जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके ज़रा ट्राई कीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग मैच करेंगे। देखना बच्चे, ये दोनों चीज़ें गिवन है तो एक काम करो, वेलोसिटी ऑफ p निकाल लो तो हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में तो अल्फा प्लस 2 बीटा t मिल जाएगा। अल्फा प्लस 2
बीटा टी एंड वेलोसिटी ऑफ क्यू चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो f माइनस 2t मिल जाएगा, f माइनस 2t। अब दोनों को इक्वेट कर देना है, तो वेलोसिटी p का बराबर होना चाहिए वेलोसिटी q के, यानी कि अल्फा प्लस 2 बीटा t विल बी इक्वल टू f माइनस 2t। यहां से देखना, हम t को एक तरफ करते हैं और f और अल्फा को एक तरफ करते हैं, 2t को इस तरफ लेके आते हैं, तो हमें मिलेगा 2 बीटा t प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस अल्फा। यहाँ से हम 2t को कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू f माइनस अल्फा, यानी कि t इज इक्वल टू f माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू बीटा प्लस 1। ये रहा टाइम t और ये रहा हमारा आंसर। ज़रा इसको मैच कीजिए, काफ़ी इजी था, लेकिन ज़रूरी नहीं है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इतना इजी आ जाए, इसलिए इसको मैच कीजिए, कॉपी कीजिए और अच्छे से समझिए। जिन बच्चों से नहीं हुआ है वो समझते हुए नोट करें। आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन 1D मोशन वेरीज विद टाइम t एज x स्क्वायर इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। If the acceleration of the particle depends on x as x to the power minus n, where n is an integer, find n। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जो जेई एडवांस में आया था 2020 में। ये है क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं जरा इसको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c गिवन है, तो हम x इज इक्वल टू अंडर रूट at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c लिख सकते हैं। अब एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस सबको, ये जो अंडर रूट हमने लगाया है, ये अंडर रूट हटा करके इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, मैं यहाँ पे साइड में आपको बता रहा हूँ। मान लो d अपॉन dx ऑफ ax प्लस b की पावर 1/2 जब होता था, चेन रूल में मैंने आपको पढ़ाया था डिफ्रेंशिएशन में, तो हमने इसको किया था, पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 ax प्लस b की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू, अब अंडर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन, तो d अपॉन dx ऑफ ax प्लस b, इस तरीके से ये -1/2 हो जाएगा। तो ax प्लस b की पावर -1/2 को हम नीचे ले आकर के लिख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 1/2 रूट at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c इंटू, अंदर वाली टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा 2at प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2b मिल जाएगा। देखना बच्चे, 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे और हमें ये dx अपॉन dt को हम v लिखेंगे, v इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c है, और वो x के बराबर होगा। इस x स्क्वायर में स्क्वायर को उस तरफ भेज दो, तो हमें यहाँ पे x मिल जाएगा इनटू, इसके जगह पे at प्लस b लिख देंगे हम। अब इस x को उस तरफ हम भेज देंगे, तो हमें मिल जाएगा v इंटू एक्स इज इक्वल टू at प्लस b। ये रहा हमारे पास एक इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। इस पूरे टर्म को x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखना जरा डिफ्रेंशिएट करके क्या मिलेगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये v है और ये x है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन v को वैसे ही छोड़ देंगे, सेकेंड फंक्शन x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वो 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन x को वैसे ही छोड़ देंगे, और फर्स्ट फंक्शन dv का डिफ्रेंशिएशन तो हम लिखेंगे dv अपॉन
dx. दिस विल बी इक्वल टू, अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इंटू टी है तो dt अपॉन dx प्लस 0, ये टर्म तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना हमें मिला v प्लस, एक काम करो इस पूरे टर्म में दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दो, तो v से मल्टीप्लाई बाय v बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, इस केस में हमें सॉरी यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, इस केस में देखना v dv अपॉन dx मिलेगा इंटू x इज इक्वल टू a dt अपॉन dx इंटू वेलोसिटी v। देखना बच्चे इस वेलोसिटी v को हम dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें यहाँ से मिल गया v स्क्वायर प्लस इस v dv अपॉन dx को पहचानो, ये a है एक्सेलरेशन a, तो हम एक्सेलरेशन a लिख रहे हैं, लेकिन इस केस में a यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है तो हम इस एक्सेलरेशन को कैपिटल A मान लेंगे। कैपिटल A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, a v dv अपॉन dx को a लिख दिया इंटू x इज इक्वल टू, इस केस में a बचा, ये हमारे पास एक टर्म आया। अभी भी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x कुछ इस तरीके से नहीं आया है x टू द पावर माइनस n, तो अब इसको अगेन सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि a को यहीं पे रखेंगे और हमें मिलेगा ax इज इक्वल टू स्मॉल a माइनस वी स्क्वायर। अब ax इज इक्वल टू स्मॉल a माइनस इस v स्क्वायर के जगह पे, हम इस v स्क्वायर के जगह पे ये टर्म पुट कर देंगे, ये टर्म उठा करके यहाँ पे पुट करना है, तो हमें मिलेगा at प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर के जगह पे at प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, जगह बहुत कम है, क्या करोगे इतनी जगह में काम चलाना पड़ेगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ax इज इक्वल टू, एलसीएम हम लेंगे तो हमें मिलेगा ax माइनस at प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर और at ऊपर तो दिख नहीं रहा होगा आपको, ax इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ पे ax स्क्वायर माइनस at प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर को ले आके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा ax इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे हम, तो ओपन करने पे हमें मिलेगा ax स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करो, एक काम करो एक्स स्क्वायर की जगह पे ये at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c डाल दो, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर के जगह पे स्मॉल a इंटू at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c माइनस at प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें ax इज इक्वल टू, इसको ओपन करो तो आपको ओपन करने पे मिलेगा a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2abt प्लस ac माइनस, इसको सॉल्व करना आपको, इसको ओपन करने पे मिलेगा a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abt होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करना, आप देखना यहाँ से कैंसिल हो रहा है, a स्क्वायर टी स्क्वायर से a स्क्वायर टी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 2abt से 2abt कैंसिल आउट होगा और हमें मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा ax इज इक्वल टू ac माइनस
ये रहा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन ये रहा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। कुछ और कर सकते हैं क्या, ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मिला, यानी कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब मिल गया। गौर से देखना बच्चे, ए सी बी तीनों कांस्टेंट है, ए सी बी तीनों कांस्टेंट है। इस पूरे फंक्शन में ना तो हमें कोई x के अलावा कोई वेरिएबल दिख रहा, ना ही कोई और x दिख रहा, तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3 लिख सकते हैं, या a इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -3 आया। यानी कि n की वैल्यू आपको मिल गया बच्चों, x टू द पावर -n बोला था, तो n की वैल्यू 3 मिल गया। ये रहा आंसर, हो गया। चलिए, ये एक क्वेश्चन था, ये बेसिकली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा था इसमें। इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, ऑल द बेस्ट।